5 अटेम्प्ट करना है। पहला है सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म्स आर ऑफन फॉर्म ओवर द बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून सीजन। रिट्रीटिंग मीन्स रिटर्निंग मानसून सीजन। नॉर्थ ईस्ट वाला तो नेम 2 स्टेट्स दैट आर अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें आप लोग बड़े आसानी से लिख सकते हैं, इसमें आप लोग लिख सकते हो अपना वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ठीक है। नेक्स्ट है द टेम्परेट साइक्लोन्स कॉज लेस डैमेज देन द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये दोनों में बस यही अंतर है, टेम्परेट होता है, टेम्परेट एरिया में होता है, ट्रॉपिकल होता है, ट्रॉपिकल एरिया शुरू होता है। तो ये बोल रहा है जो टेम्परेट साइक्लोन होता है उतना खतरनाक नहीं होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन से। कोई भी 2 पॉइंट दे के आप इस बात को समझाइए। तो पहला बात ये है कि जो विंड स्पीड होती है, जो विंड स्पीड होती है आपका टेम्परेट साइक्लोन में वो कम होती है इन कंपेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि जो साइज होता है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो साइज होता है वो छोटा होता है। इसका साइज जो है स्मॉल होता है, बट इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तीव्रता इसकी ज़्यादा होती है। जबकि टेम्परेट साइक्लोन जो है इसका साइज बड़ा होता है, बट इसकी इंटेंसिटी जो है काफ़ी कम होती है। तो इसी की वजह से जो है इतना सीवियर नहीं होता है। बाकी आप इसमें रेन वगैरह का भी इफेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, वो तो अपने ऊपर है। नेम द लोकल विंड दैट। अब हाँ, एक चीज़ और हो सकता है कि मैं जो आंसर्स बता रहा हूँ वो आंसर आपने ना लिखे हो, तो इसलिए मायूस नहीं होना है कि सर मैंने इसको नहीं लिखा, क्या गलत हो जाएगा। अगर वो सही है तो सही रहेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। नेम द लोकल विंड दैट कॉजेज रेनफॉल इन स्टेट ऑफ असम वेस्ट बंगाल इन मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये होता है बेटा काल बैसाखी, जो वो होता है आपका काल बैसाखी। काल बैसाखी। हाउ इज़ द रेनफॉल बेनिफिशियल फॉर द स्टेट्स मेंशन अब यानी कि जो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इन बारिश से फ़ायदा होगा कि इन स्टेट्स को। तो पहला फ़ायदा इनको होगा एग्रीकल्चर में। ठीक है, खेती में जो इनको फ़ायदा मिलेगा, टी प्लांटेशन वगैरह है और उसके अलावा पैडी वगैरह है, उसके लिए फ़ायदा होगा, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा है जो है रिलीफ। रिलीफ का मतलब थोड़ा इनको राहत मिल जाती है। किससे? उस समय काफ़ी गर्मी वगैरह होती है, उससे राहत मिल जाती है। विथ रेफरेंस टू फिगर ए एंड फिगर बी गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। फिगर ए है, साफ साफ दिख रहा है, इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए आप लोग, इसको डिवाइड कर लीजिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। देखिए किधर से जा रहा है, इसका टेल किधर है, इसका टेल है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट विंड है, और वैसे ही ये है नॉर्थ ईस्ट विंड। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। नेम द विंड्स सोन बाय एरो इन फिगर बी। तो अपना ये वाला हो गया बेटा साउथ वेस्ट विंड, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट विंड या रिट्रीटिंग विंड। हाउ इज़ द विंड सोन इन फिगर ए डिफरेंट फ्रॉम द वन सोन इन फिगर बी। पहला डिफरेंस तो आप लोग लिख दीजिए, इसके डायरेक्शन में लिख दीजिए कि साउथ वेस्ट से आता है, नॉर्थ ईस्ट से आता है। दूसरा लिख दीजिए कि ये विंड जो है इसका मूवमेंट रहता है जून टू सितंबर और इसका होता है अक्टूबर टू दिसंबर के आसपास। हाउ इज़ द विंड सोन इन फिगर ए डिफरेंट फ्रॉम द वन सोन इन फिगर बी। तो मैंने बताया। अब स्टडी द क्लाइमेट डाटा ऑफ स्टेशन एक्स। टेम्परेचर देख लीजिए सभी महीनों में एक जैसा है, तो इसका मतलब ये जगह है साउथ का, एकदम क्लियर सी बात है। व्हाट इज़ द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम स्टेशन एक्स। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर पूछ रहा है, तो सिंपल से हम लोग को करना क्या है, तो सबसे गर्म महीने इसमें से कौन सा हॉटेस्ट है, इसमें मई 30 डिग्री, और कूलेस्ट है इसमें जनवरी 24, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 30 माइनस 24, इसमें हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। विच इज़ द वेटेस्ट मंथ। वेटेस्ट मंथ वो होता है जब सबसे ज़्यादा बारिश हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है आपका इस महीने में 61, तो जुलाई। ठीक है। अगला है नेम द विच ब्रिंग रेनफॉल फ्रॉम। आसान है, देखो रेनफॉल से पता लग रहा है कि यहाँ ठंडी में बारिश नहीं हो रही, मतलब कि यहाँ बारिश हो रही है जून जुलाई का सितंबर। इसका मतलब कि ये साउथ में तो है, साउथ में तो है, लेकिन ये इस साइड है, साउथ के वेस्ट साइड है। कौन सी हवा लेके आएगा, साउथ वेस्ट मानसून विंड इस जगह पे जो है बारिश लेकर आएगी। नेक्स्ट है द गंगा प्लेन इज नोन फॉर इट्स फर्टाइल सॉइल, इट इज़ ऑफन रिफर टू बी एज द फूड बॉल ऑफ इंडिया, दिस रीजन सपोर्ट्स। चलो देखते हैं इसमें। नेम द सॉइल दैट इज फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ गंगा प्लेन। एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल है। गिव 2 प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉइल। इसकी कोई भी 2 प्रॉपर्टी देना है सॉइल की। पहला लिख दीजिए कि हाई फर्टाइल होता है,
दूसरा लिख दीजिए कि मॉइस्चर रिटेंशन इसका अच्छा होता है, ठीक है। थोड़ा सा क्ले होता है, फाइन सिल्ट होता है, कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं, कोई भी दो लिख दीजिए। व्हाट इज़ मेंड बाय सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन का मैंने बताया, मतलब सॉइल इरोजन का मतलब है जो टॉप सॉइल होती है, जो टॉप लेयर सॉइल होती है, उसी को जो है इरोड करना, उसी को जो है बाय द एजेंट्स विंड और वाटर, एनीथिंग, एनी टू एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। विंड हो जाएगा, वाटर लिख दीजिए। गिव अ जियोग्राफिकल रीजन। सॉइल कंजर्वेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। ऐसा क्यों है? सिंपल सा इसका कारण है क्योंकि अगर मिट्टी हम लोग नहीं बचाएंगे तो इससे जो है जो हमारी फर्टाइल सॉइल है वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, और फर्टाइल सॉइल ख़त्म होने का मतलब ये होता है कि फिर एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, हमको फूड नहीं मिल पाएगा। रेड सॉइल हैज़ अ पुअर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि इसमें जो क्ले कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। लैटराइट सॉइल आर इनफर्टाइल, क्योंकि ये जाते हैं, एक प्रोसेस होता है, मैंने कई बार बताया है, ये लोग एक प्रोसेस से जाते हैं, वो है प्रोसेस लीचिंग। लीचिंग की वजह से जो है इनका जो अच्छा कंटेंट होता है वो सारा वाश आउट हो जाता है पानी की वजह से, इसलिए जो है ये इनफर्टाइल, अच्छी उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है। ब्लैक सॉइल के रिफरेंस में बताना है। हाउ इज़ दिस सॉइल फॉर्म? ये सॉइल फॉर्म होती है बाय द वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा, बाय द बेसाल्टिक लावा। एक मिनट, बाय बेसाल्टिक लावा। हाउ इज़ दिस सॉइल एबल टू रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड? क्योंकि इसमें जो क्ले कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मेंशन एनी टू मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ लॉस्ट। चलो ठीक है, इंडिया ने काफ़ी पेड़ वगैरह खो दिए हैं। तो मेंशन एनी टू कॉजेज ऑफ द डिक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। इसके पीछे कोई दो कारण बताओ जिसकी वजह से जो है भारत में जो फॉरेस्ट कवर है कम होता जा रहा है। तो आप लोग लिख सकते हो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और उसकी एक अलावा आप लोग लिख सकते हो डिफॉरेस्टेशन है, एक डिफॉरेस्टेशन है, और फॉरेस्ट फायर, जंगल वगैरह में आग लग जाती है। तो ये सभी कारण आप लोग लिख सकते हो। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने बताया सिर्फ 2 कैल्शियम कार्बोनेट, आप और भी लिख सकते हो, ठीक है। नेम अ कंजर्वेशन मेथड दैट मे बी यूज टू हेल्प इन इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर। अब हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जो अपनी इंडिया वगैरह में से जंगल ज़्यादा हो सके, तो उसके लिए आप लोग अपना सकते हैं एक मेथड है, उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन, ठीक है। नेम अ कंजर्वेशन मेथड दैट मे बी यूज टू हेल्प इन इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर, एफॉरेस्टेशन। मेंशन द क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसके लिए बेटा जो है टेम्परेचर आपका होना चाहिए अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। 28 तो इसको 24 से 28 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्पेसिफिक नहीं होता है, आसपास रहे, वार्म टेम्परेचर बेसिकली रहना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। स्टेट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिकल डेसिडुअस एंड ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन। तो कोई भी 3 अंतर बताना है। तो सबसे पहला बात, तो जो आपका डेसिडुअस होता है ये पत्तियाँ गिराते हैं, ठीक है, ये पत्तियाँ गिराते हैं। डेसिडुअस जो आपके पौधे होते हैं वो पत्तियाँ गिराते हैं गर्म समय के आसपास। ट्रॉपिकल डेजर्ट ये पत्तियाँ नहीं सेट करते हैं। दूसरा इस एग्जांपल है जैसे नीम, महुआ, डेसिडुअस की एग्जांपल है। ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन के एग्जांपल हैं आपके कैक्टस, पाम, एकाकिया। ट्रॉपिकल डेसिडुअस आपको मिलेगा जो है सेंट्रल इंडिया जैसे एमपी, यूपी, और ट्रॉपिकल डेजर्ट आपको मिलेगा जो है राजस्थान, कुछ पार्ट ऑफ गुजरात। गिव एनी 2 रीज़न फॉर द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। तो उसके पीछे जो है कारण है, आप लोग लिख सकते हैं कि अपने पास कई सारे क्लाइमेट हैं, वेरिड क्लाइमेट, यानी कि जो है आप राजस्थान से लीजिए अलग क्लाइमेट है, साउथ इंडिया में अलग क्लाइमेट है। उसके अलावा दूसरा कारण है वेरिड लैंड फॉर्म, कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, तो इसकी वजह से भी जो है हमारे यहाँ अलग अलग तरीके की नेचुरल वेजिटेशन है। हाउ डू द फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ एयर क्वालिटी? तो ये कार्बन जो है, कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है और रिलीज करता है ऑक्सीजन। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मेंशन एनी वन एडवांटेजेस ऑफ एनी वन
एनी वन डिसएडवांटेज ऑफ वेल इरीगेशन। तो इसका एक ये एडवांटेज है कि चीप, सस्ते में जो है इसकी खुदाई वगैरह हो जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि काफ़ी लेबर इंटेंसिव है, काफ़ी इसमें मेहनत लगती है, प्लस लॉस ऑफ वाटर वगैरह काफ़ी इससे जो है अच्छा होता ख़त्म होता है। आप और भी लिख सकते हो जो आपके दिमाग में आ रहा हो। सजेस्ट एनी टू मेजर्स टू ओवरकम स्कैसिटी ऑफ वाटर इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, दिल्ली वगैरह है, तो वहाँ पर लोग जो है पानी की जो कमी है उससे वो लोग कैसे बच सकते हैं। तो वो लोग पहला कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा वो लोग कर सकते हैं वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, यानी जो पानी वगैरह ख़राब होता है, उस जो पानी नालियों से जाता है उसको लोग रिसाइकल करके उसको अदर यूज के लिए उपयोग में ला सकते हैं। गिव वन रीज़न टू एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग। टैंक इरीगेशन इज़ नॉट कॉमन इन नॉर्थ इंडिया। यूपी वगैरह में टैंक इरीगेशन उतना फेमस नहीं, जबकि साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस है। इसके पीछे कारण ये है कि जो नॉर्थन इंडिया है, यहाँ का जो टेरेन है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है काफ़ी फ्लैट है, तो यहाँ कैनाल इरीगेशन ज़्यादा फेमस होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ की मिट्टी जो है वो ज़्यादा रॉकी नहीं है, तो जो पानी आप टैंक में भरोगे, जो पानी जो तालाब वगैरह में भरोगे, वो समय के साथ जो है शिपिंग के द्वारा नीचे जल्दी पहुँच जाएगी। जबकि साउथ इंडिया में जो है ज़्यादा रॉकी साइल वगैरह होती है, तो पानी लंबे समय तक स्टोर रहता है, प्लस वहाँ कैनाल वगैरह ज़्यादा नहीं होते, तो उनके पास ऑप्शन यही होता है। कैनाल इरीगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन पंजाब। क्यों? क्योंकि पंजाब में जो है नदियाँ हैं, और नदी होती हैं जो सपोर्ट करती हैं कैनाल को, इसलिए वहाँ पर कैनाल इरीगेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल फार्मर्स डू नॉट यूज ट्यूबवेल इरीगेशन इवन इफ द जियोग्राफिकल कंडीशन फेवरेबल। यानी कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी जियोग्राफी वगैरह, फिर भी फार्मर्स जो है ट्यूबवेल इरीगेशन नहीं यूज़ करते हैं। तो इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि जो इनिशियल कॉस्ट होती है ट्यूबवेल का मेंटेनेंस वगैरह का, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है उसको लगवाना, और प्लस स्मॉल फार्मर जो है इसको वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। स्टेट इन 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो पहले तो ये कि कंजर्व वाटर, हम लोग पानी को जो बचा सकते हैं, प्लस रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, इससे हम लोग जो है धरती के अंदर एक्वाफर्स वगैरह है वहाँ पानी जो है हम लोग दे सकते हैं। और तीसरा है टू रिड्यूस अर्बन फ्लडिंग। जो शहरों में बाढ़ वगैरह आ जाती है, पानी नालियों में जाता है, फिर नालियाँ इतनी सपोर्टिव नहीं होती, इतनी बड़ी नहीं होती हैं कि सारा पानी एक साथ निकल सके, तो उससे फ्लडिंग वगैरह भी रोकी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है नेम अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स दैट कैन बी हार्नेस्ड बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंडियाज़ वास्ट कोस्ट लाइन। तो जहाँ कोस्ट लाइन की बात आ गई, वहाँ पर आप सिंपली ले सकते हो टाइडल एनर्जी। स्टेट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग जियोथर्मल एनर्जी। तो इसका अपना एक एडवांटेज ले सकते हो, क्योंकि ये रिन्यूएबल है। ये कौन सा सोर्स है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। हाउ इज़ बायोगैस फॉर्म। बायोगैस जो है कैसे बनती है? तो बायोगैस जो है ये बनता है, एक एनारोबिक प्रोसेस होता है। इसमें हम लोग डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि एनिमल डंक, क्रॉप वेस्ट या किचन वेस्ट। ठीक है। फिर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग जो है इसको एक जगह स्टोर करते हैं धरती के नीचे। आप लोग पूरा प्रोसेस देख सकते हैं बुक में। फिर उसमें प्रोड्यूस होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहीं से जो है प्रोड्यूस होता है एनर्जी। मेंशन एनी वन एडवांटेज ऑफ बायोगैस ओवर द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो और नॉन कन्वेंशनल सोर्स कौन से होते हैं? और सोर्सेज ऐसे होते हैं जैसे कि आपका कोल वगैरह हो गया, वो भी नॉन कन्वेंशनल है, बायोगैस भी है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है, इसमें एडवांटेज ये होता है कि इसमें हम लोग जो है रिसाइकल करते हैं। इसमें हम लोग जो पुरानी चीज़ें हैं उसको हम लोग रिसाइकल करते हैं, और उससे हमको एनर्जी तो मिलती ही मिलती है, फ्यूल तो मिलता ही है, साथ में हमको ऑर्गेनिक मैन्योर भी मिल जाता है। यानी कि जो इसका बाय प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग अपने खेतों में डाल सकते हैं, जिससे पोल्यूशन वगैरह कम होता है। गिव अ रीज़न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आयरन ओर इज वर्सेटाइल मिनरल। तो क्योंकि जो आयरन ओर होता है ये प्राइमरी जो है रॉ मटेरियल होता है। ठीक है। इसी से फिर स्टील वगैरह बनता है, फिर स्टील से कंस्ट्रक्शन यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, मशीनरी, डिफेंस, हर जगह यूज होता है। विंड मिल सेटअप ऑन एग्रीकल्चर लैंड आर बेनिफिशियल टू फार्मर्स। इससे क्या होता है कि इससे फार्मर्स जो है कुछ एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं। ठीक है। कोल इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडियन इंडस्ट्रीज़। क्योंकि जो है ये काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में कोल वगैरह। और उसके अलावा जो है
ये चीप है, सस्ता भी है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनर्जी बीइंग जनरेटेड इन द पिक्चर गिवन बिलो। देखिए साफ साफ दिख रहा है कि एक डैम है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनर्जी बीइंग जनरेटेड इन द पिक्चर गिवन बिलो। तो आपका ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। स्टेट वाई दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज चीपर इन द लॉन्ग रन। क्योंकि इसका जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो एक बार हाई तो होता है, शुरुआत में बनाने में खर्चा तो काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन फिर उसके बाद जो है फॉर लॉन्ग रन दैट मीन्स फ्रॉम 50 to 100 ईयर्स नाउ यू फॉरगेट अबाउट इट। लंबे समय के लिए जो है ये काफ़ी उपयोगी होता है, शुरुआत में भले पैसा लगे बनने में। नेम द पावर, क्योंकि इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह है वो बिल्कुल लो है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, फ्री है। नेम अ पावर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद द जनरेशन ऑफ दिस एनर्जी इन नॉर्थन पार्ट। नॉर्थन पार्ट में आपका एक हो जाएगा, हाँ, भाखरा नंगल डैम हो जाएगा आपका इसमें। भाखरा नंगल डैम किस रिवर पे है? ये सतलज रिवर पे है। सतलज रिवर, हालांकि आप नहीं भी लिखे हो कोई दिक्कत नहीं है। मेंशन टू क्लाइमेटिक कंडीशन दैट फेवर द कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंडनट। पहला आपका हो जाएगा इसमें टेम्परेचर, इसको वार्म टेम्परेचर चाहिए। और दूसरी चीज़ है इसमें रेनफॉल, इसको रेनफॉल चाहिए, हालांकि इसको कम ही रेनफॉल चाहिए, मॉडरेट 50 to 75 सेंटीमीटर इज इनफ फॉर इट, ठीक है। वार्म में इसका टेम्परेचर आप लोग ले सकते हो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक। नेम एनी टू रीजन्स वाई महाराष्ट्र हैज़ इमर्ज एन इम्पॉर्टेंट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट बिकॉज ऑफ इट्स फर्टाइल सॉइल, जो कि ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल के पास वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होती है, और आपको मालूम है कि शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है जिसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। और दूसरा जो महाराष्ट्र होता है यहाँ पर लॉन्गर ग्रोइंग सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट है गिव वन रीज़न टू एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रीज आर प्लांटेड इन बिटवीन द रोज ऑफ कॉफ़ी प्लांट। इसका कारण है जो है शेड, टू प्रोवाइड द शेड, छाँव प्रोवाइड करने के लिए कॉफ़ी प्लांट्स को। कॉटन कल्टीवेशन रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ चीप लेबर, क्योंकि जो कॉटन होता है इसको काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव केयर चाहिए, जैसे कि बुआई, निराई, गुड़ाई, पिकिंग, फिगिनिंग करना, और सारी चीज़ों में क्या लगता है? लेबर लगता है। सारी चीज़ों में लेबर लगता है, हर एक स्टेप पे इसमें मजदूर लगते हैं, मेहनत लगती है। नेक्स्ट है हिल स्लोप्स आर बेस्ट सूटेड फॉर टी कल्टीवेशन। जो हिल का जो स्लोप होता है वो टी कल्टीवेशन के लिए सबसे बेहतर क्यों होता है? तो क्योंकि ये प्रॉपर ड्रेनेज देता है, ये प्रॉपर ड्रेनेज देता है, क्योंकि पानी फिर एक जगह रुकता नहीं है, स्टैग्नेंट वाटर नहीं होता है। पानी जैसे ही बारिश होती है पानी ढलान से नीचे चला आता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग मैंने कई बार बताया, मिक्स्ड फार्मिंग जिसमें क्रॉप्स और लाइव स्टॉक साथ में जो है उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट है जायद फसल। जायद होता है सीजन रबी और खरीफ के बीच में आता है, मार्च टू जून में, जब हम लोग खीरा ककड़ी वगैरह उगाते हैं। ट्रांसप्लांटेशन एक मेथड होता है जिसमें हम लोग छोटे छोटे सीडलिंग्स को जो है नर्सरी में तैयार करते हैं, फिर नर्सरी से जो है उसको ले जाकर अपने मेन खेत में लगाते हैं। इसके लिए जो मेन क्रॉप में यूज़ करते हैं वो है अपना राइस। स्टेट एनी टू फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन कोलकाता। तो कोलकाता की जहाँ बात आ गई, आप लोग सीधा लिख सकते हो पोर्ट है वहाँ पर, बंदरगाह है, हम लोग वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो है सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, चीप लेबर। उसके अलावा कर्नाटका इज़ द लीडिंग स्टेट ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। तो इसके पीछे आपका कारण ये रहा कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है कर्नाटका का काफ़ी फेवरेबल क्लाइमेट है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ह्यूमिडिटी होता है, जो कि अच्छा होता है सिल्कवर्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है गिव एनी टू रीज़न टू जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट। तो सॉरी, दो रीज़न देने इसका। तो दूसरा है मलबेरी कल्टीवेशन। द स्टेट ग्रो हाई क्वालिटी मलबेरी लीव्स, और जो मलबेरी होता है उसी के ऊपर सिल्कवर्म वगैरह पैदा होते हैं, इसलिए कर्नाटक लीडिंग है। नेक्स्ट है नेम द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड एट छत्तीसगढ़। तो वो है अपना भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट। फ्रॉम वेयर डज द इंडस्ट्री नेम्ड बाय यू अबव गेट इट सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग। तो भिलाई को आयरन और कहाँ से मिलता है वो आप लोग ले सकते हो, ये है आपका दिल्ली राजगरा माइंस।
एंड कोल मिलता है कोरबा से और कुछ पार्ट तक मिलता है झारिया से। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, सो इससे बूस्ट होता है ट्रेड एंड कॉमर्स, और उसके अलावा ये कनेक्ट करता है रिमोट एरिया को, इससे सोशल इंटीग्रिटी वगैरह बनता है, यूनिटी आती है देश में। नेक्स्ट है मेंशन एनी टू एडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो कई बार मैंने बताया है डोर टू डोर सर्विस, दैट मीन्स की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है, और उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, छोटी जो दूरी होती है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ये काफ़ी चीप होता है। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इंश्योर कंफर्टेबल जर्नी स्पेशली फॉर एल्डर्स एंड द चिल्ड्रंस। तो इसमें आपका हो जाएगा रेलवेज। और नेक्स्ट है द हाईवे कनेक्टिंग सिलचार इन असम टू पोरबंदर इन गुजरात। तो ये हो जाएगा आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। सी द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बल्की गुड्स, तो कई बार मैंने इसको बताया है वाटर वेज। नेक्स्ट है गिव रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एयरवेज आर द मोस्ट इफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो वहाँ का टेरेन है, वहाँ डेंस फॉरेस्ट है, उसके अलावा जो है हिली एरिया है, तो ऐसे में वहाँ सबसे बेस्ट वे है वहाँ पहुँचने का एयरवेज। रेलवेज आर इजीली डेवलप इन नॉर्दर्न प्लेस ऑफ इंडिया, मैंने बताया था इसको, क्योंकि यहाँ पर जो है जो एरिया फ्लैट है तो रेल की पटरी बिछाने में आसानी होती है। नेक्स्ट है रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर नॉट आइडल फॉर इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट, तो मैंने इसको भी जो है कई बार बताया, क्योंकि यहाँ की नदियाँ हैं सीजनल है, यानी बारिश होगी तो भी पानी होगा, और अनइवन वाटर फ्लो है, सैलो बेड्स है, और उसके अलावा बीच बीच में वाटरफॉल्स वगैरह आते रहते हैं। नेक्स्ट गिव अ रीज़न फॉर द सब्सटेंशियल राइज ऑफ ई वेस्ट इन इंडिया। तो इंडिया में ई वेस्ट क्यों ज़्यादा जनरेट हो रही हैं, तो इसके पीछे आपका सिंपल सा कारण है, क्योंकि इंडिया में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो काफ़ी रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऐसे में जो है काफ़ी ज़्यादा जो ई वेस्ट वगैरह है जनरेशन बढ़ रहा है, जैसे कि स्मार्टफोन है, लैपटॉप्स है, होम अप्लायंसेज हैं, ये इसका जो लाइफ स्पैन है घटता जा रहा है, और समय के साथ नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो लोग पुरानी चीज़ें हटा रहे हैं। जैसे पहले फ़ोन था वो 8-8 साल तक लोग यूज़ करते थे, 5 साल 10 साल यूज़ करते थे। अभी आप एक फ़ोन लीजिए 1 साल में पुराना हो जाता है, वो लगता है पुराना हो गया तो लोग चेंज कर देते हैं, तो उससे ई वेस्ट बढ़ रहा है इंडिया में। व्हाट इज़ डंपिंग? डंपिंग क्या होता है? डंपिंग होता है द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल इन एन अनऑथराइज्ड, केयरलेस और अनइन्वायरमेंटली हार्मफुल मैनर, यानी किसी एक जगह जो है आप जब वेस्ट को ऐसे फेंक देते हैं वही होता है डंपिंग। अभी कुछ चीज़ें हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल एजेंट। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू द 3 R's गिव अ टर्म दैट बेस्ट डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 R आपको मालूम ही है, इसका मतलब होता है रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज। तो पहला है एन एम्प्टी सॉफ्ट ड्रिंक कैन इज़ यूज्ड एज एन पेन स्टैंड, तो ये होगा आपका, तो सॉरी इसके पहले ये भी क्वेश्चन ही है। तो आप लोग क्या कर सकते हो एज ए स्टूडेंट, एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, तो आप लोग रिड्यूस कर सकते हो वेस्ट को, सिंगल यूज़ प्लास्टिक वगैरह नहीं यूज़ करोगे, रिसाइकल कर सकते हो पुरानी चीज़ों को, किसी को डोनेट कर सकते हो, कंपोस्टिंग करके किचन वेस्ट वगैरह आप खाद वगैरह बना सकते हो, लोगों को अवेयर कर सकते हो। सारी कुछ चीज़ें हैं जिससे आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। इसलिए एन एम्प्टी सॉफ्ट ड्रिंक कैन बी यूज एज अ पेन स्टैंड, तो ये हम लोग कर रहे हैं रीयूज, किसी एक चीज़ को दोबारा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है ओल्ड स्क्रैप पेपर्स आर यूज टू मैन्युफैक्चर हैंडमेड पेपर, तो ये जो है हम लोग कर रहे हैं रिसाइकल कर रहे हैं। और नो फूड इज़ वेस्टेड इन हाउस होल्ड, तो हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, ये रिड्यूस है, ठीक है। अब गिव अ रीज़न फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑर्गेनिक मैन्योर शुड रिप्लेस केमिकल फर्टिलाइज़र, क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है वो सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है नेचुरल तरीके से, और उसके अलावा जो सॉइल का डिग्रेडेशन है वो भी जो है इससे बढ़िया होता है। जबकि अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी समय के साथ जो है ख़राब होती जाती है। देयर शुड बी अ बैन ऑन द यूज ऑफ पॉलीथीन्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, तो सही बात है, क्योंकि जो पॉलीथीन होता है और जो प्लास्टिक वगैरह होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि समय के साथ ये जो है लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाता है। इससे जानवर की जान जाती है, नाली वगैरह में फंस जाता है, और उसको जलाओ तो इससे भी जो है हार्मफुल टॉक्सिक चीज़ें निकलती हैं। मैनुअल हैंडलिंग ऑफ वेस्ट मस्ट बी अवॉइडेड। मैनुअल हैंडलिंग मतलब होता है हाथ से उठाना किसी वेस्ट वगैरह को, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हैज़ार्डियस होती हैं, टॉक्सिक होता है,
तो ऐसे में जो है इससे डिजीज़ फैलने का जो है खतरा ज़्यादा होता है। तो ये था आपको जो है क्वेश्चंस। होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छा किया होगा। और कुछ आंसर्स हो सकते हैं जो मेरे आंसर से आपका आंसर वेरी करे, लेकिन उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। तो आपका भी आंसर सही हो सकता है, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट बताइएगा कि आप लोग करीब करीब कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं।